नमस्कार। फिर से आपका एक और क्लास में स्वागत है। पिछली हमारी क्लास सिंधु सभ्यता की हुई थी और हमने कल बताया था कि अगली क्लास हमारी वैदिक वैदिक युग के बारे में आएगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में आपने सिंधु सभ्यता के बारे में हमने फैक्ट बताए थे, इम्पोर्टेंट, और आज भी हमने इस पे जो मतलब उस कई किताबों से निचोड़ करके लाए हैं और वो चीजें दिखाएंगे आपके लिए जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जो सभी परीक्षाओं में आते हैं। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता, आज वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको क्लास को प्यार से सुनना है और हमारा सपोर्ट करना है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके बाद महाजनपद की क्लास कल आएगी हमारी, पूरा एक ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें सारा कवर कर देंगे महाजनपदों को। इसी तरह कंटिन्यूस क्लासेस चलती रहेंगी। लगातार क्लासों का सफर हमारा शुरू किया था और कंटिन्यू सफर हमारा चलता रहेगा। बस आपको साथ रहना है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप लगभग अच्छा सीख के जाएंगे, अच्छे करके जाएंगे यहां से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैदिक युग। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उसका समय पीरियड समझा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक समुदाय रही है और इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ है। मतलब हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। पीछे कुछ और था, अब कुछ और है, फिर कुछ और होगा। एक चेंजिंग है और इसीलिए हम हर टाइम समय अवधि देते जाते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम वैदिक युग के बारे में आता है। वैदिक युग का हम टाइम पीरियड देखें। इसका वैदिक युग का टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व का। ठीक है, इसका समय अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब इसको हम दो शाखाएं बना लेते हैं, एक ऋग्वेदिक युग और ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दो शाखाओं में हम इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए। वैदिक काल, ये ऋग्वेदिक काल, यहां पर बना लेते हैं हम उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का समय अवधि रहा है हमारा 1500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 तक, और इसका 1000 से 600 तक का टाइम रहा है। ठीक है, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया क्योंकि इसमें भी परिवर्तन, इसमें कुछ ऋग्वेदिक काल में कुछ और चल रहा था और उत्तर वैदिक काल में कुछ और चल रहा है। वैदिक पीरियड का इस समय अवधि, लेकिन इसमें कुछ और हो रहा था और इसमें कुछ इस समय की समाज में कुछ और परिवर्तन थे, इसमें कुछ और हो रहा। इस धर्म में भी परिवर्तन आया, राजतंत्रात्मक शासन में भी परिवर्तन आया, हर क्षेत्रों में परिवर्तन आया। ठीक है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वेदिक काल कहां से शुरू होता है, इसके निर्माता कौन थे? ऋग्वेदिक काल के निर्माता यहाँ पे आर्यों को माना गया है। ठीक है, आर्य कहां से आए? अब इस विषय में कई राइटर हैं, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए कि आर्य कौन थे, कहां से आए। तो एक राइटर है मैक्स मूलर, जर्मनी के विद्वान है मैक्स मूलर। उन्होंने कहा कि आर्य भूमध्य सागर से आए। ठीक है, एक मैक्स मूलर है, उन्होंने कहा आर्य भूमध्य सागर से आए। ठीक है, एक और राइटर है, विद्वान है दयानंद सरस्वती। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि वह तिब्बत से आए। बाल गंगाधर तिलक ने इनको द आर्कटिक ऑफ आर्यंस, उनकी पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की आर्कटिक ऑफ आर्यंस। उन्होंने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। ठीक है, इन्होंने कहा आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। तो भारत में आर्य कहां पर प्रवेश करते हैं? भारत में आर्य उत्तर पश्चिम सीमा में। ठीक है, ये है भारत में इस सीमा में, उत्तर पश्चिम सीमा में आर्य प्रवेश करते हैं। आर्य का हमें ऐसे बिंदु याद रखना है, पेपर में सीधे पूछ लेता है। तो आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यकालीन या वैदिक कालीन भाषा क्या थी?
संस्कृत भाषा थी। आपसे क्वेश्चन आता है कि वैदिक कालीन भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। वैदिक कालीन सभ्यता कैसी थी? वैदिक कालीन सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी या ग्रामीण थी? तो आपको याद रखना यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी, संस्कृत भाषा थी, ठीक है। और भारत में सबसे जो कथन मान है, जो मान है वो भारत में मध्य एशिया से भारत में आए। कहां पर आए? उत्तर पश्चिम सीमा में प्रवेश करते हैं। और हमें एक धारा को पकड़ के चलना है, क्योंकि आपको इस तरह से क्वेश्चन याद रहेंगे। और कहां पर बस जाते हैं ये? सप्त सिंधु प्रांत में बस जाते हैं। सप्त सिंधु प्रांत, सप्त सिंधु प्रांत कौन सा है? पंजाब का भूभाग है। पहले उसको सप्त सिंधु नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु क्यों पड़ा इसका? ये एक 7 नदियों का समूह था। दो प्रमुख नदियां थी, सिंधु और सरस्वती, और 5 इनकी सहायक नदियां थी, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, ठीक है। ये सप्त सिंधु क्षेत्र को इन्होंने आकर के इस क्षेत्र में बसे। सब सिंधु क्षेत्र में बस जाते हैं। सब सिंधु क्षेत्र में बस जाते हैं और ये धीरे धीरे विस्तार करते हैं अपने क्षेत्र का। यह उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार, उत्तर वैदिक काल में यह पूर्व में सोन नदी तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक इनका क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। और जो इनका यहां पर जो क्षेत्र था शासन का, उसके बदल कर ये कहां पहुंच जाते हैं? कुरुक्षेत्र अपना केंद्र बना लेते हैं, कुरुक्षेत्र। तो पूर्व में सोन नदी तक और दक्षिण में नर्मदा तक इनका विस्तार हो जाता है, ठीक है। इसी में ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। आर्यों की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद काल है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ही ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे पहले किस, आपसे क्वेश्चन आएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, या सबसे पहले रचना किस वेद की हुई? तो सबसे पहले कौन से वेद की हुई? ऋग्वेद की। ऋग्वेद स्तुति प्रधान है। इसमें सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद कई पारसी धर्म के अवेस्ता से भी समानता रखता है, ठीक है। इसके बाद इसका समय, ऋग्वेद काल का समय पीरियड रहा 1500 से 1000 तक। इसके बाद उत्तर वैदिक काल आ गया। इनका समय पीरियड रहा 1000 से 600 तक। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, जो 1000 के बाद रचना हुई, जो अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन वेदों की रचना हुई। सामवेद संगीत प्रधान, इसमें संगीत के बारे में बताया गया है, सामवेद के बारे में, ठीक है। इस प्रकार हम समझते चलेंगे। ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था, इस काल में क्या है? ऋग्वेदिक काल में राजा को जन कहा जाता था। राज्य को जन कहा जाता था। जो राज्य क्षेत्र होता था उसको क्या कहा जाता था? जन। ऋग्वेदिक काल में जन कहा जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसको परिवर्तन कर दिया गया है। इसको परिवर्तन आ गया है। जन कहां है? जन है। इसमें ऋग्वेदिक काल में जन कहा जा रहा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको किस तरह परिवर्तित कर दिया गया है? जन के स्थान पर राष्ट्र या जनपद शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। राजा का पद ऋग्वेदिक काल में वंशानुगत रहा करता था और उत्तर वैदिक काल में ही वंशानुगत रहा करता था, लेकिन इसमें बहुत बड़े परिवर्तन हुए उत्तर वैदिक काल में। राजनीतिक व्यवस्था, राजा को जन कहा जाता था। राजा का वंशानुगत, राजा को मुखिया, राजन या गोप कहा जाता था। शासन कबीलाई प्रकार का था। शासन यहां पर कबीलाई प्रकार का, यानी कि स्थान बदल रहे थे। ये कभी यह शासन किया, कभी यह शासन किया, ऐसे मतलब क्षेत्र बदलते जा रहे थे। हाँ, शासन कबीलाई प्रकार का था।
राजा राजा भूमि का स्वामी ना होकर युद्धों का स्वामी होता था, ठीक है, क्योंकि जो युद्ध राजा उस टाइम पे युद्ध लड़ा करता था, भूमि का स्वामी नहीं होकर युद्धों का स्वामी होता था, और अधिकतर युद्ध गायों के लिए लड़े गए, ठीक है। गवष्टि, युद्धों के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। गवष्टि शब्द क्या होता है कि मैक्सिमम युद्ध गायों के लिए लड़े गए, ठीक है, इसलिए इसके लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। सभा तथा समिति, सभा तथा समिति एक कई बार प्रश्नों में आता है और पूछ लेते कि सभा तथा समिति क्या है। सभा तथा समिति दो महत्वपूर्ण परिषद है, या इनको बोल सकते कमेटी थी, जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी, या राजा माना जाए कि राजा कोई अपनी मन मर्जी से गलत काम ना करे, इसलिए ये इनको कंट्रोल में रखती थी, अपने उस पावर में। सभा एक वयोवृद्ध और सम्मानित व्यक्तियों की थी, जबकि समिति एक सीधे राजा को भी चयन करती थी, चुन सकती थी, ठीक है। सभा तथा समिति, इनका उस टाइम में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि यह राजा की निरंकुशता पर अंकुश रखती थी। लेकिन जब भी उत्तर वैदिक काल का समय आता है तो इनकी स्थिति कमजोर या खत्म हो जाती है, ठीक है। ये परिवर्तन आता है। उत्तर वैदिक काल में राजाओं के क्षेत्र तथा सीमाएं निश्चित हो गए। ये मैंने बताया, उत्तर वैदिक काल में राजाओं के क्षेत्र तथा सीमाएं निश्चित हो गए। राष्ट्र या जनपद शब्द का प्रयोग कहा जाने लगा। राष्ट्र या जनपद शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। पद वंशानुगत ही रहा, पद पहले भी वंशानुगत था, अभी भी रहा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हर चीज में परिवर्तन आए। इस उत्तर वैदिक काल में राजा अपने आप को स्वयं को देवीय गुणों से, यानी कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ईश्वर ने मुझे भेजा है, ऐसा समझने लगा, और अपने आप को क्या वंशानुगत राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व माने जाने लगा। सभा तथा समिति की कमजोर हो गए। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति, समाज की कई परिवारात्मक था। समाज में स्त्रियों की दशा उच्च थी। ऋग्वैदिक काल में समाज में स्त्रियों की दशा उच्च थी। वह सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया करती थी, और विधवा विवाह प्रचलन में था, ठीक है, बाल विवाह प्रचलन में नहीं था ऋग्वैदिक काल में। जबकि उत्तर वैदिक काल में ये सारी चीजें अपोजिट हो गई, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को कई धार्मिक कार्यों से वंचित भी रखा गया। समाज में स्त्रियों की दशा उच्च थी, जैसे पुरोहित के रूप में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूत्र में मनुष्य को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, ठीक है, 4 वर्णों में। ये कई बार पूछ लेता है, तो यहां पर बता दें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया। यज्ञ में, धार्मिक कार्य करने में, पति के साथ भाग लेना आदि। प्रजापति, यानी कि इनको, प्रजापति को उस टाइम के देवताओं के देवता माना गया है, प्रजापति को, ठीक है। तो प्रजापति को क्या, देवताओं के देवता माना गया है ऋग्वैदिक काल में। इंद्र को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इंद्र को भी देवता माना गया है, लेकिन सबसे प्रमुख था कौन, प्रजापति, फिर इंद्र, अग्नि। ऋग्वेद का 9 मंडल सोम को समर्पित है। देवी देवता, देवियों का इतना महत्व नहीं था, जबकि देवताओं के लिए ज्यादा सम्मान प्राप्त था उस टाइम में, ऋग्वैदिक काल में। मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। आर्थिक स्थिति, यहां पे कृषि, गेहूं, जो पहले ऋग्वैदिक काल में ये लोहा से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल आते आते यह थोड़ी बहुत खोजें हुई, ठीक है। तांबा कांसा का प्रचलन था। ऋग्वेद
सामवेद, यजुर्वेद यज्ञ कर्मकांड से संबंधित है। अर्थवेद है जो तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से हमारा एक छोटा सा हमने कोशिश की है इसके लिए कि वो बिंदु दिखाए जाए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको मुख्य मुख्य बातों को याद में रखना है। और अगली क्लास हम महाजनपदों की लाएंगे, महाजनपदों का। इसके बाद लगातार क्रम बाई क्रम हमारी क्लासों का सफर चालू रहेगा। फिर हमारी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम महाजनपद की क्लास के साथ उपस्थित होंगे और अच्छी क्लास लाएंगे। आपको बस सुनना है क्लास के लिए, और किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास। ठीक है, थैंक यू। अच्छी लगे तो एक बार लाइक दबा दीजिए क्लास के लिए। ओके।